हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सविता शर्मा। वेलकम टू सवितास ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में आज हम बीपीएससी 131 का जो कि राजनीतिक सिद्धांत का परिचय आपकी बुक है उसमें से लेसन 1 से इस क्वेश्चन को लिया है मैंने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, जो लेसन 1 है उसमें दो टॉपिक्स है, राजनीति क्या है और राजनीतिक सिद्धांत क्या है। ठीक है, इस दो टॉपिक्स में से एक क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आता है, राजनीति क्या है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है। ठीक है, अभी इस वीडियो में हम राजनीतिक सिद्धांत को समझेंगे। ऑलरेडी मेरे चैनल पे आपको इस टॉपिक से रिलेटेड राजनीति क्या है और राजनीतिक सिद्धांत क्या है इसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। आई होप आपने देखी होगी, नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगी, आप देखिए। इन क्वेश्चंस को मैंने काफ़ी इजी अप करके इजी नोट्स के साथ अंडरस्टैंडिंग दी है। इसमें आपको डेफिनेटली क्लियर होंगी। जब आपको शुरू के टर्म्स क्लियर होंगे तभी आप लॉन्ग क्वेश्चंस को भी अटैम्प्ट कर सकते, जैसे कि राजनीति क्या है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो इसको डिफरेंट एस्पेक्ट्स इसके मैंने लिखे हैं, जैसे कि दो एस्पेक्ट्स लिखे हैं। इसमें संकल्पनाओं को भी पूछ सकते हैं, राजनीतिक सिद्धांत में संकल्पनाएं क्या है और राजनीतिक सिद्धांत के विभिन्न दृष्टिकोण क्या है, सब इसको स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी आप करोगी और डेफिनेटली आपको अंडरस्टैंड होगा। आप पूरा वीडियो देखें। और इग्नू एग्ज़ाम में जैसे कि आपने कोई भी टॉपिक है उसको अंडरस्टैंड करके ही आप लिख सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे आपके 25 मार्क्स के, 20 मार्क्स के, 10 मार्क्स के, इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। तो इनको आप रट के नहीं जा सकते हैं, पहले आपको इनको अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे इन टर्म्स को। और जब ये टर्म्स आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगे तो आप वैसे ही मतलब उसके मेन पॉइंट्स आप दो चार याद रखिएगा और उस तरह से आप उसको जो भी आपने उसको अंडरस्टैंड किया है उसको उसी तरह से, जिस तरह से अंडरस्टैंड किया है उसी तरह से आप उसको लिख सकते हैं। फर्स्ट है आपको समझ आनी चाहिए कि टॉपिक क्या है और किस बारे में, तभी आपको लॉन्ग क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट कर पाएंगे। सो ये मोटिव रहेगा कि पूरे वीडियो में आपको टॉपिक समझ आए, क्लियर हो आपको टॉपिक। और काफ़ी ईजी अब किया है इसको। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल पे नए आए हो आप तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको इस तरह के इग्नू से रिलेटेड कंटेंट्स, इजी नोट्स के वीडियोस मिलते रहेंगे। और प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। सो करते हैं स्टार्ट। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत कि जैसे कि आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो तो आप राजनीति सिद्धांत से क्या समझे उसको भी, जो आपने समझा है क्वेश्चन उसको भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने सेपरेट वीडियो में राजनीतिक सिद्धांत क्या है इसको डिफाइन किया है, बट यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन करूँगी जिससे कि आप इसके विभिन्न दृष्टिकोण को भी समझ पाएंगे। और एग्जाम में भी आपने ऐसे ही लिखना है, क्योंकि थोड़ी सी बिगनिंग आपको देनी चाहिए, इससे एग्जामिनर को समझ आता है कि आपको राजनीतिक सिद्धांत के बारे में भी पता है, ऐसे ही आप लिख नहीं रहे हो कुछ कोई चीज़। ठीक है, तो राजनीतिक सिद्धांत के विभिन्न दृष्टिकोण और संकल्पनाएं बताने से पहले हम राजनीतिक सिद्धांत को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। ठीक है, देखिए मैंने हाईलाइट किया है इसको स्केच से। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक घटनाओं व संस्थाओं व वास्तविक राजनीतिक व्यवहार पर दार्शनिक नैतिक मानदंड को समझाता है। तो राजनीतिक सिद्धांत बेसिकली क्या है, राजनीति की जो घटनाएं हैं, राजनीतिक जो व्यवहार है, वास्तविक व्यवहार राजनीति का, ठीक है, उस पर एक सोच, एक विचार, एक मानदंड, सही है कि गलत, इसको समझाता है हमारे को राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है, क्लियर है आपको। राजनीतिक सिद्धांत जो भी राजनीतिक घटनाएं हैं, कोई भी राजनीतिक व्यवहार है, ठीक है, उसको हमें उस पर एक विचार है, उस पर एक सोच है। मानदंड का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ सही या गलत, तो इस मानदंड को हमें क्या करता है, समझाता है कौन, राजनीतिक सिद्धांत। क्योंकि एक अच्छी राजनीतिक व्यवस्था में प्रश्न उठना महत्वपूर्ण है। जब हम सही है, गलत है, क्या है, इस तरह से सोच विचार करते हैं, दर्शन करते हैं, तभी वो उसे हम अच्छी राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे। मनुष्य को जीवन के आदर्श रूप को अन्य समुदायों के साथ विस्तार और बांटना चाहिए। ठीक है, तो मनुष्य इस मतलब राजनीतिक सिद्धांत का मतलब ये कि मनुष्य को जीवन के जो भी आदर्श रूप है, जितनी भी अच्छाइयाँ हैं, जो भी जैसे कि स्वतंत्रता है, समानता है, ये आदर्श रूप है, इनको सिर्फ ये व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए बल्कि समुदाय के साथ इसको बांटना भी चाहिए, इसका विस्तार भी होना चाहिए। इस रूप से हम राजनीति को समझ सकते हैं। ठीक है,
तो सभी कॉन्सेप्ट आपने डालने होते हैं। अतः राजनीतिक सिद्धांत जीवन के आचरण के उन नियमों की व्याख्या करता है जो समाज में सभी लोगों के जीवन की उत्तम जीवन की कामना करती है। देखिए, इसको सकारात्मक रूप से आपने राजनीतिक सिद्धांत को समझना है। राजनीतिक सिद्धांत के अगर हम अच्छे रूप को देखें तो जीवन की उन नियमों की व्याख्या करता है जिसमें सबका भलाई हो, सबका हित निहित हो, ये नहीं कि अपना अपना, ठीक है। उत्तम जीवन की, सभी की उत्तम जीवन की, समुदाय के उत्तम जीवन की कामना करता हो। ऐसे नियमों के, ऐसे आचरण की व्याख्या करता है कौन? राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है। क्लियर करते जाना, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते जाना, इससे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग होगी उस टॉपिक के अबाउट, और फिर आप उसको अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने एज इट इज़ बिल्कुल रटा मत लगाना आपने। और राजनीतिक सिद्धांत की विभिन्न संकल्पनाओं की पहचान व वर्गीकरण सिद्धांतकारों के लिए एक मुश्किल कार्य है। अब जो राजनीतिक सिद्धांत है इसकी अलग अलग संकल्पनाएं हैं, अलग अलग पहचान है, अलग अलग तरीके से इसका वर्गीकरण किया गया है। इन चीज़ों को सिद्धांतकारों के लिए भी एक तरह से समझाना बहुत ही मुश्किल कार्य लगता है। उन्हें राजनीतिक सिद्धांत की विभिन्न संकल्पनाएं का अनुमान लगाने में कठिनाई आती है। देखो, जो हम अब क्वेश्चन लेने वाले हैं कि राजनीतिक सिद्धांत की संकल्पनाएं, तो संकल्पनाओं को समझाना, राजनीतिक सिद्धांत का वर्गीकरण करना, ये इतिहास का जो है सिद्धांतकारों के लिए भी कठिन कार्य है। इतना आसान नहीं, इतना इजी नहीं कि एकदम से कर देते, तो कठिन कार्य है। तो आपको भी समझने में हो सकती है कठिनाई आई। फर्स्ट टाइम आप जब क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हो तो आपको भी क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है। राजनीतिक बड़े टर्म्स हैं ये, बट इसमें डेफिनेटली अगर आप एक या दो बार चीज़ों को पूरा फोकस करके समझने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएंगे। तो ये एक कठिन कार्य लगता है। अतः विभिन्न सिद्धांतकारों ने राजनीतिक सिद्धांत की निम्न संकल्पनाएं दी है, ठीक है, जो कि निम्न है। इस तरह से आप दे सकते हो कि अब संकल्पनाएं आप दे रहे हो, ठीक है। तो संकल्पनाएं क्या है? फर्स्ट, सबसे पहले जो संकल्पना या वर्गीकरण है राजनीतिक सिद्धांत का, वो है ऐतिहासिक दृष्टिकोण। इतिहास के उस पर इसको हम देखेंगे, ठीक है, रख के राजनीतिक सिद्धांत को। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण दिया है सबसे पहला संकल्पना, सबसे पहला वर्गीकरण। राजनीतिक सिद्धांत ने ऐतिहासिक घटनाओं और विशिष्ट स्थितियों, राजनीतिक घटनाओं और विशिष्ट स्थितियों में प्रतिक्रिया दी है। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत जो है हमारा, जो राजनीतिक सिद्धांत है उसने ऐतिहासिक घटनाओं पर, ठीक है, और इतिहास की विशिष्ट स्थितियों पर, विशिष्ट मतलब स्पेशल स्थितियों पर प्रतिक्रिया दी है। प्रतिक्रिया मतलब उस पर अपने विचार रखे हैं, ठीक है, उसके बारे में बताया है, उसके बारे में व्याख्या की है। किसके बारे में? इतिहास की घटनाओं, जो कि काफ़ी स्पेशल घटनाएं होंगी, ठीक है। अर्थात ऐतिहासिक घटनाओं के विभिन्न स्थितियों के बारे में बताया है, और मतलब इसके बारे में बताया है, व्याख्या की है इसकी। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में बताया है या फिर समाधान किया है जिसमें स्थितियों में कोई समस्याएं थी। देखिए, अभी समझ आ रहा है ना कि विशिष्ट परिस्थितियाँ, विशिष्ट स्थितियाँ क्या थी? इतिहास में कोई समस्या हो, कोई पुराने समय में, उस पर अपना दृष्टिकोण देना, उसके बारे में व्याख्या करना, इसी को बोलेंगे ऐतिहासिक दृष्टिकोण। इस पर दिया है किसने? ऐतिहासिक सिद्धांत ने। ऐतिहासिक सिद्धांत की कभी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन को आपने जब आप क्वेश्चन को पकड़ के रखेंगे ना, तो आपको आंसर भी क्लियर होते जाएंगे। व्हेन यू लीव योर क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चन को ही छोड़ दोगे तो फिर आपके आंसर्स क्लियर नहीं होंगे। हमेशा क्वेश्चन को अपने साथ लेके चलना है, क्वेश्चन को बार बार ऊपर देखना है कि क्वेश्चन क्या था। ऐतिहासिक राजनीतिक सिद्धांत को कभी नहीं छोड़ना है अपने, ठीक है। तो राजनीतिक सिद्धांत की ये संकल्पना परंपरा से थोड़ी सी हटकर है। परंपरागत स्थिति जिसमें ऐतिहासिकता हो, यही राजनीतिक सिद्धांत की समस्याओं पर विचार करने का उत्तम तरीका है। तो मतलब जैसी परंपरागत स्थिति उसको कहेंगे जिसमें कुछ ऐतिहासिकता हो, है ना। तो इस तरह से राजनीतिक सिद्धांत निर्माण हमारे एक मार्गदर्शन के रूप में है। तो राजनीतिक सिद्धांत जो है ये एक तरह से हमारा मार्गदर्शन करता है इतिहास के बारे में भी, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत का एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण यह भी है कि हमें सिखाता है। देखिए, अब कितना इंपॉर्टेंट आ रहा है और कितना इजी है इसको सब चीज़ों को जो भी इंपॉर्टेंट है उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो ऐतिहासिक जो इसका दृष्टिकोण है ये हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपनी मौलिकता पर अत्यधिक भरोसा नहीं करना चाहिए। मौलिकता मतलब जो हमारा मूल रूप है उसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, उससे आगे भी कुछ सीखना चाहिए, ठीक है।
और ऐतिहासिक हमें बहुत ऐतिहासिक जो दृष्टिकोण है ये हमें बहुत कुछ सिखाती है, जैसे कि हमें पुरानी पीढ़ियों से सीखना चाहिए, उनकी विफलता से सीखना चाहिए, किन किन चीज़ों में हमारे को समस्याएं रही है पुराने समय में, है ना, किन किन चीज़ों में विफल हुए हैं, असफल हुए हैं, उनकी असफलताओं का बोध करना चाहिए, उनको समझना चाहिए, उनको एनालाइज करना चाहिए, उनका विश्लेषण करना चाहिए। ये हमें सिखाता है कौन? राजनीतिक सिद्धांत का ऐतिहासिक दृष्टिकोण। पुराने अनुभवों के साथ वर्तमान जानकारी से जोड़कर दिखाती है। इस प्रकार हम कल्पनाशील, जैसे हम दोनों को एनालाइज करेंगे, पुराने समय में ये था और नए वर्तमान राजनीति में ये है, तो इन चीज़ों को हम जब कम करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं? कल्पनाशील हो रहे हैं। वैचारिक इतिहास के द्वारा ही हमें पता चलता है कि हमारी सामाजिक राजनीतिक दुनिया की जड़ें पुराने समय में हैं। जब हम इसको एनालाइज करते समझते हैं तभी हमें पता लगता है कि जो हमारी जड़ है एक्चुअल में वो पुराने समय में है। ठीक है, ऐतिहासिक सिद्धांतों से हमें ये पता चलता है कि हमारे मूल्य, हमारे मानदंड, हमारे नैतिक अपेक्षाएं हैं। मतलब ऐतिहासिक सिद्धांतों को जब हम एनालाइज करते समझते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमारे मूल्य हैं कुछ। ठीक है, मूल्य मीन्स वैल्यूज़। ठीक है, मूल्य समझते हो ना आप? मूल्य मतलब जो जिस हिसाब से हम चलते हैं, हमें ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसा करना चाहिए, सही है, गलत है, ये मानदंड, नैतिक अपेक्षाएं हैं और हमें कहाँ से प्राप्त है ये सब चीज़ें, ये मूल्य हमें कहाँ से प्राप्त है? ऑफ कोर्स हमारे इतिहास से प्राप्त है। कई चीज़ें हमें पहले से इस पीढ़ी दर पीढ़ी समझाते रहे, ये मूल्य हमारे संस्कारों में आते गए हैं। तो हम तभी अपने मूल्यों की जांच कर पाएंगे और एक समीक्षात्मक तुलना करके निष्कर्ष कर पाएंगे। समीक्षात्मक समझे ना आप? तुलना करना कि पुराने समय में ये था और अब के समय में ये है, तो कौन सी चीज़ सही है, कौन सी गलत है। क्या पता कई चीज़ें नए ज़माने में भी गलत है, पुराने समय में कई चीज़ें ठीक थी, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो उस समय भी गलत थी, अभी सही है। तो इस तरह से समीक्षा करना किसी चीज़ का और निष्कर्ष निकालना कि उनकी कितनी उपयोगिता है। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो? इसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण को आप समझ सकते हो, उसको डिफाइन कर सकते हो। अब नेक्स्ट आएगा आपका मानक। देखिए बहुत इजी अप हो जाएगा, अगर आप एक दो बार इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो बहुत इजी अप हो जाएगा। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण आई होप आपको क्लियर है। सेकंड इसका हम हेडिंग देंगे मानक, नियामक, जिसको कहेंगे नियामक अथवा निर्देशात्मक दृष्टिकोण। इसको हम कई नामों से पुकार सकते हैं। राजनीतिक सिद्धांत की नियामक संकल्पना कई नामों से जानी जाती है। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत की जो ये वाली संकल्पना है ना, नियामक वाली, इसको हम कई तरह से इसको नामों से हम इसको जानते हैं। कुछ इसे दार्शनिक सिद्धांत कहना पसंद करते हैं तथा कुछ इसे नीति विषयक सिद्धांत के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं। मतलब इसके अलग अलग नाम है और कितने ईजी है। कोई इसको दार्शनिक सिद्धांत, दार्शनिक मतलब इसको वैचारिक, नियामक वैचारिक सिद्धांत कहते हैं, और कुछ नीति विषयक सिद्धांत, नीति नियम वाले। ठीक है, इस तरह से इसको समझते हैं। और नियात्मक संकल्पना इस विश्वास पर आधारित है। जो ये वाली संकल्पना है ये विश्वास करता है कि विश्व और उसके अनुभव की सहायता से तर्क, प्रयोजन तथा परिणाम की विवेचना की जा सकती है। देखिए नियामक संकल्पना हमारी जो सेकंड वाली संकल्पना है, ये दृढ़ विश्वास करता है, ये संकल्पना ये विश्वास करता है कि जो विश्व है और विश्व के जो अनुभव है, अनुभव की सहायता से तर्क, प्रयोजन तथा परिणाम की विवेचना की जा सकती है। ठीक है, मतलब विश्व और उसकी अनुभवों की सहायता से किसी भी चीज़ पर तर्क किया जा सकता है, उस किसी भी चीज़ पर काम किया जा सकता है और किसी भी चीज़ की परिणाम तक पहुंचा जा सकता है। किससे? किसकी सहायता से? विश्व की सहायता से और विश्व के जो अनुभव है। ठीक है, दूसरे शब्दों में यह मूल्य के बारे में दार्शनिक विचार है। ठीक है, दार्शनिक विचार है। दार्शनिक मतलब सोच, जो जिसमें हम सोचते हैं, दर्शन। इसके अंतर्गत कई मुद्दों पर तर्क और विचार किया जा सकता है। जैसे कि दार्शनिक व आदर्शवादी यह प्रश्न करेंगे कि राजनीतिक संस्थाओं का क्या परिणाम होगा, व्यक्ति और अन्य राजनीतिक संगठनों के बीच क्या संबंध होगा, समाज की कौन से प्रबंध आदर्श हो सकते हैं। देखिए अगर आप राजनीति पढ़ते हैं तो छोटे मोटे टर्म्स आपको समझने होंगे, क्लियर करने होंगे, तभी आपको राजनीति समझ आएगी। जैसे कि दर्शन, दार्शनिक, विचार, ऐसे ऐसे टर्म्स जो बीच बीच में आते रहते हैं, दीज आर होल कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। अगर आपको क्लियर नहीं है तो इसके लिए आप सेपरेट वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है,
ये सिद्धांतकार आदर्श राज्य की कल्पना करने वाले सिद्धांतकार है। जो इस तरह की कल्पना करते हैं, है ना, ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, इनके बारे में बात की गई है कि सिद्धांतकार कैसे हैं। आदर्श राज्य की कल्पना करने वाले सिद्धांतकार है, आदर्श राज्य की कल्पना करते हैं ये। राजनीतिक दर्शन में नियामक राजनीतिक सिद्धांत प्रबलता से है। अब राजनीतिक दर्शन की अगर हम बात करें तो इसमें जो ये वाला जो हमारा संकल्पना थी नियामक सिद्धांत वाली, नियामक राजनीतिक सिद्धांत, ये काफ़ी प्रबलता से है क्योंकि इसमें बेहतर जीवन की ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये जो नियामक वाली राजनीति सिद्धांत है, इसमें जीवन के बेहतर किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, जीवन को किस तरह से उपयोगी बनाया जा सकता है, इस तरह के ज्ञान प्राप्त होते हैं। नियामक राजनीति सिद्धांत के सभी यंत्र राजनीतिक दर्शन से लिए गए हैं और नियामक राजनीति को काफ़ी हद तक दार्शनिक उससे इसीलिए जोड़ते हैं क्योंकि दर्शन से इसके काफ़ी यंत्र इसमें लिए गए हैं। इन संकल्पनाओं के प्रति अंतर संबंध की मांग भी की गई है, ठीक है, करता है। नियामक सिद्धांत की वकालत, अब देखो ये वाला जो सिद्धांत है नियामक सिद्धांत, इसकी वकालत कौन करता है? पैरवी, वकालत करना, किसी की फेवर करना, इसको कौन फेवर करता है, कौन वकालत करता है इसकी? लियो स्ट्रॉस, ठीक है। लियो स्ट्रॉस ये तर्क देते हैं कि राजनीति वस्तुएं अस्वीकृति के अध्याधीन होती है। जो राजनीतिक वस्तुएं होती है वो अस्वीकृति के अधीन होती है तथा इन्हें अच्छे, बुरे, न्याय संगत, अन्यायपूर्ण जैसी चीज़ों से व्यक्त किया करना कठिन होता है, ठीक है। आई होप दूसरा टर्म आपको समझ आया होगा, संकल्पना। अब तीसरी बात है, और ये भी काफ़ी ईजी है, इसके नाम पे आपने नहीं जाना कि ये समझ नहीं आने वाला, नहीं, बिल्कुल समझ आएगा। अनुभवजन्य दृष्टिकोण, आपको बिल्कुल समझ आएगा, बिल्कुल क्लियर होगा। 20वीं सदी के अंतर्गत वर्चस्व कायम करने वाला राजनीतिक सिद्धांत नियमवादी, जो हमने पहले वाला पढ़ा था ना, इसके ऊपर वाला नियामकवादी संकल्पना, ठीक है, बोलता है कि जो वर्चस्व कायम किया ना, जिसने काफ़ी अपना दबदबा कायम किया 20वीं सदी में, वो नियामकवादी वाला संकल्पना वाला नहीं है, दूसरा है। कौन सा है? अनुभवजन्य राजनीतिक सिद्धांत है। ये वाली संकल्पना ने अपना दबदबा कायम किया है। बहुत ईजी है। अनुभवजन्य राजनीतिक सिद्धांत उन सिद्धांतों को नहीं मानता जो मूल्य निर्धारणों को में अंतर्गत है। अब देखो जो पहले वाला था, इससे पहले वाला नियामक वाला सिद्धांत, वो क्या करता था? मूल्यों पर, विचारों, दर्शन पर आधारित था, जबकि ये जो अनुभवजन्य राजनीतिक सिद्धांत है ये मूल्य निर्धारण को के अंतर्गत नहीं मानता है, ठीक है। ये राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र को वैज्ञानिक और उद्देश्यपरक बनाने के लिए क्या कहता है ये कि मूल्य मुक्त सिद्धांत के लिए आंदोलन की शुरुआत हुई। बिल्कुल, मतलब जो अगर वैज्ञानिक या उद्देश्यपरक बनाना है राजनीतिक सिद्धांत को, ये कहता है कि मूल्य मुक्त सिद्धांत का होना चाहिए, ठीक है। यह अधिक विश्वास दार्शनिक था। इसमें प्रत्यक्षवाद, इस विचारधारा को प्रत्यक्षवाद भी कहा गया है। इस संकल्पना को सिद्धांतकार द्वारा प्रत्यक्षवाद के आकर्षण के तहत ऐसे सिद्धांत व राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में जानकारी इकट्ठी की गई जिसे अनुभवजन्य कहा गया है। तो इस वाले जो प्रत्यक्षवाद में क्या हुआ है कि इसके अंतर्गत इसके आकर्षण के तहत ऐसे सिद्धांत व राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में जानकारी की गई जो कि अनुभवजन्य, जिसको हमने इन जानकारियों को क्या नाम दिया? अनुभवजन्य, जो कि एक जानकारी इकट्ठी की गई सिद्धांतों के बारे में। अनुभवजन्य सिद्धांत यह परीक्षण करता है, जांच करता है एक तरह से कि क्या सच है और क्या झूठ। इस तरह से तीसरी संकल्पना आई होप आपको समझ आई होगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस को आप बहुत इजी अब कर सकते हो। आई होप आपको अंडरस्टैंड होगा फुल टॉपिक। कुछ भी डाउट्स आ रहे हैं आप कमेंट कीजिए, आई विल डेफिनेटली आंसर योर कमेंट्स। और प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर दोस्तों के साथ प्लीज़ ज़रूर करें। थैंक यू।